नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पूरे देश के सामने इन दिनों ऐसा भयावह दृश्य है जो शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। जिंदगियां मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हैं और हथेली में बच रही है तो सिर्फ बेबसी और लाचारी। लेकिन इस सब के बीच सवाल सबसे बड़ा यह है कि संक्रमण की सुनामी में सिस्टम का कितना साथ मिल रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यवस्थाओं को लेकर बेहद सख्त लहजा दिखाया है। ऑक्सीजन की कमी पर तो दो टूक कह दिया। यह लापरवाही ही नहीं बल्कि नरसंहार है। कुछ ऐसी ही तल्ख टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट भी कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह, क्या व्यवस्थाएं लाट साहबी से लड़खड़ा रही हैं? प्रदेश में अगर ऑक्सीजन पूरी है तो फिर सांसों का संकट क्यों है? हमारे खास पैनल के साथ आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं मगर तस्वीर कमोबेश हर जगह यही है। न पैसा काम आ रहा है, न पहुंच। एक एक सांस के लिए जंग है। हर आम से खास तक सब बेबस और दंग है। ऑक्सीजन की मारामारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो जज बेहद सख्त हो गए। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन ना देना एक अपराध है जो नरसंहार से कम नहीं। इसके दोषी वो हैं जो इसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी पोर्टल पर अस्पतालों में कोविड के बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को फोन करने पर वो कहते हैं कि बेड नहीं है। हाई कोर्ट के कहने पर एक वकील ने अदालत के सामने फोन कर ये जजों को सुनाया भी। सोशल मीडिया में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से लखनऊ और मेरठ में कई लोगों की मौत हुई। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और लखनऊ और मेरठ के डीएम से 48 घंटे में जवाब मांगा। यानी कोर्ट मौत के मामले में बेहद सख्त है। हालांकि सख्ती सरकार भी दिखा रही है। कोरोना कर्फ्यू को सोमवार तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है और पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन के समय लोगों को असुविधा न हो, इसलिए प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाना चाहिए। आंशिक लॉकडाउन लगाने से कोरोना की महामारी को नहीं हराया जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही ऑक्सीजन और बेड के नाम पर फेल हो चुकी है। अब कम से कम लॉकडाउन पूरा लगाइए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। विपक्ष के सवाल अव्यवस्थाओं को लेकर भी और आम लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो लोग बोल पड़े कि आपके जाते ही हालात बदल जाएंगे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने डॉक्टर्स को सख्त आदेश दिए। हमने सीएमओ को और सीएमएस को दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पेशेंट जो आए पूर्ण रूप से उसको इलाज मिले और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। ऐसा प्रयास ये सब लोग करें। अगर लापरवाही कहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। आरोप व्यवस्थाओं पर है और सवाल उठ रहे हैं सीधे उस ब्यूरोक्रेसी पर जिस पर लोगों को सुविधा और सहूलियत देने की जिम्मेदारी है। क्या मरीज कोरोना के साथ लापरवाही के वायरस से भी जूझ रहे हैं? सरकार तो दावा कर रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, तो फिर सप्लाई में सुराख कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जहां सरकार पर हमला बोला तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला चुनौती को पूरा करने की बात कहते नजर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, क्यों ना इसको नरसंहार कहा जाए। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऑक्सीजन ना मिलने से लोग तड़प तड़प के लोगों की मौतें हो गई। सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की फेलियर की वजह से यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, लोगों की मौतें हो गई। और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने डीएम मेरठ और डीएम लखनऊ से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है और मांगनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शंस उपलब्ध हैं। शहरों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग हो रही है।
मेरठ और लखनऊ के जिलाधिकारियों को नोटिस माननीय उच्च न्यायालय ने समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर दिया है। दोनों जगहों के जिलाधिकारी आधिकारिक रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो ये एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई और फिलहाल ऑक्सीजन की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, लाट साहबी क्या इसके लिए जिम्मेदार है और क्या ये नरसंहार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता ओपी मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका मिश्रा जी और नाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका। और अब से कुछ देर में कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी नेता हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ओपी मिश्रा जी आपसे, क्या इससे भी कोई तल्ख टिप्पणी हो सकती है? क्या नरसंहार है? लाट साहबी ने क्या हाल कर दिया प्रदेश का सर? देखिए, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाईकोर्ट का अधिकार है, हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। उन्होंने मीडिया के रिपोर्ट के आधार पे लखनऊ और मेरठ के डीएम से रिपोर्ट मांगी 48 घंटे के अंदर, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश प्रदेश और पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी फैली है, उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं रहा। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा की है इस कोविड काल में, और जिस तरह सेवाएं पहुंचाने का काम किया है, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। मुश्किलें जरूर थी, चुनौतियां जरूर हमारे सामने हैं, लेकिन केंद्र की मदद से राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया है और उन चुनौतियों को पार पाने में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी जरूर थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में की गई है लगातार। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 60 ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। लखनऊ में डीआरडीओ ने अपना एक 500 बेड का अस्पताल चालू किया, जिसमें 24/7 ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश में हर एक जिलों में अस्पताल में, जो जिला अस्पताल है, वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति रहे और साथ साथ किसी रिफिलर को वहां पे किसी को नामित किया जाए, ताकि जो होम आइसोलेशन में है उसी पर हाईकोर्ट ने आज मिश्रा जी कहा, आप सरकार की सख्ती बता दीजिए, आप बता दीजिए सरकार काम कर रही है। लेकिन यह हकीकत है कि ना मुख्यमंत्री ना मंत्री कोई सिलेंडर लेकर व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। उसके लिए अधिकारी हैं, उसके लिए संस्थाएं हैं। मगर ये अधिकारी और संस्थाएं अगर लापरवाह हो जाएं तो फिर आम आदमी किससे गुहार लगाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार एक पॉलिसी बनाती है और अधिकारी उसको इंप्लीमेंट करते हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल समय है, आपदा का समय है, हम सभी इस आपदा से गुजर रहे हैं। और जिस तरह से ये महामारी फैली, हम में से किसी, और हम सबको पता है कि जिस स्पीड से ये जो कोरोना काल का जो दूसरा वेव है, जिस तेजी से फैला है, निश्चित रूप से संसाधनों की कमी आई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन संसाधनों को पूरा करने के लिए सरकार ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई की, ये भी अपने आप में उल्लेखनीय है। आज ठीक सर, अभी आप दावा कर रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी, इसी त्वरित गति से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपके दावों में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। नाहिद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन साथ ही मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय जी इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नाहिद जी, आपसे सीधा सवाल, दूसरी लहर में हम लोगों तक मूलभूत सुविधाएं, मैं मेडिकल क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि हमको तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। 1 साल का वक्त था तैयारियों के लिए, संसाधन जुटाने के लिए। दूसरी लहर हम झेल नहीं पा रहे, तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार चेता रही है, कैसे निपटेंगे? देखिए आसिफ शेख साहब, खुद सरकार ने मई 2020 में
कहा था कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इस पर कोई काम नहीं किया गया। उल्टा जो ऑक्सीजन था भारत में उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। और खुद डॉक्टर आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भार्गव ने कहा था कि पिछले साल से के मुकाबले अगर इस साल तुलना की जाए कोरोना की, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। पिछले साल कम थी, इस साल ज्यादा जरूरत है। ये सब बातें जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है, माननीय हाई कोर्ट कर रही है, ये सब बातें शुरू दिन से समाजवादी पार्टी सहित अन्य दल, जनता और मीडिया शुरू दिन से ये सब बातें कर रही है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ना ऑक्सीजन है, ना बेड्स है, ना आईसीयू है, ना इंजेक्शन है, ना दवाइयां है, ना अस्पताल की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस है और ना ही शमशान घाट पे व्यवस्था है। लेकिन जब हमने इन जमीनी मुद्दों को, ये ग्राउंड रियलिटीज को से जो है सरकार को अवगत कराने की कोशिश की, तब जो सरकार के भोपू मंत्री हैं, चाहे प्रदेश सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, ये जो भोपू मंत्री हैं ये सब मीडिया के सामने आ जाते थे और बजाय इसके कि जो कमियां बताई जा रही है, मीडिया में जो कमियां आ रही हैं, जो सपा सहित अन्य विपक्षी दल और जनता जिन कमियों को बार बार बता रही है, उन कमियों को दूर करने के बजाय अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नाहिद जी, आप अपनी बात मजबूती से रखिए, लेकिन एक इल्तिजा है आपसे, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मंत्री कहिए, भोपू मंत्री कहेंगे तो फिर वहां से पप्पू चप्पू चलेगा। मैं नहीं चाहता मेरी डिबेट डिरेल हो, बहुत अहम मुद्दा है, मैं नहीं चाहता कि ये शब्दों में खो जाए, इसलिए शब्दों का ख्याल रखिए, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक, ये मुसलसल जो है विपक्ष पर दोषारोपण करते रहे, अपनी प्रशासनिक अक्षमता को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, और कहते रहे कि विपक्ष गुमराह कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है। आज वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, यूपी के माननीय हाई कोर्ट सहित पूरे देश की माननीय न्यायालय कह रही है, बल्कि उससे भी सख्त बातें कह रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राष्ट्रीय आपदा है, इस राष्ट्रीय आपदा के वक्त हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। अगर उत्तर प्रदेश, माननीय हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर कुछ दिन पहले ही बोला था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, दवाइयों और इलाज के अभाव के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। और आज तो इतनी सख्त टिप्पणी की है कि ऑक्सीजन के अभाव से जो मृत्यु हो रही है, क्यों ना इसे हम नरसंहार समझे। लेकिन आप ये समझे, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि चाहे वो मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, इनको ये माननीय न्यायालयों को कुछ नहीं समझते हैं, इनको माननीय न्यायालयों की बातों से कोई लेना देना नहीं। ये इस गलतफहमी में है कि माननीय कोर्ट में ये अपने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देंगे और बड़े बड़े वकीलों की जेबों में खूब पैसे डाल देंगे और ये माननीय न्यायालयों को अपनी बातों से प्रभावित कर देंगे। ठीक है, अभी मोदी जी और शाह तक तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि डीएम मेरठ और डीएम लखनऊ को जरूर 48 घंटे के अंदर जवाब देना है कोर्ट में, और वो क्या जवाब देते हैं ये बहुत अहम रहेगा। मैं नाहिद जी लौट रहा हूं आपके पास, अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नाहिद जी एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। ऑक्सीजन सबको बराबर मिलनी चाहिए, यहां बोलने का मौका भी सबको बराबर मिलना चाहिए। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और अजय जी मेरा आपसे सीधा सवाल ये, सर सरकारें सख्त हों, निर्देश आप सख्त दीजिए, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर उनका अनुसरण नहीं हो रहा है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, मौके पर अगर अधिकारी मौजूद नहीं, ऑक्सीजन मौजूद नहीं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे निर्देशों का, क्या फायदा है ऐसी सख्ती का? एकदम आप एक पत्रकार की भूमिका में जिस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, आज इस बात जो है हम तूतू में वाले में बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक बात की भी सारी बातों को मैं है, और वाकई संकट का दौर है। यदि प्रशासन इस स्टेज पर आ जाए और प्रशासन मुकदर्शक बना रहे, कोर्ट चाहे जितना भी निर्देश दे, करना तो प्रशासन और सरकार को है, चाहे किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो। और अब बात है जनता, आम लोग क्यों चुनते हैं सरकार को, किसी भी सरकार को, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। इसीलिए न कि आज जब बुरे दौर आए तो कम से कम जो सरकार है वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाते हुए जनता के जान माल की सुरक्षा करे। आज लोगों के जान पर आ गई है, कोर्ट लगातार कह रहा है, आम जनता लगातार देख रही है। आप जैसे पत्रकारों का विजुअल और वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हालात हैं। लेकिन अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में, या अभी भी झूठलाने का प्रयास, अभी भी पक्ष विपक्ष की राजनीति। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, केंद्र सरकार को कहा है कि भाई ये पूरी परिस्थितियां के लिए जो जिम्मेवार है, हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाए। राज्य सरकार जिस तरह नरसंहार की बातें कर रही है, राज्य का कोर्ट कम से कम इस पर तो सरकार को कोई जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। एक
कम से कम एक दो मंत्री को तो शर्म आनी चाहिए, दोनों जगह के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। जिस तरह से लोग मैंने सांसों पर अब ये प्रश्न आ गया है ना, ऑक्सीजन का मामला सिर्फ नहीं रह गया है। ऑक्सीजन तो इन्होंने निर्यात किया, ऑक्सीजन इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। जहां तक राज्य सरकार की बात मिश्रा जी ने की है, मिश्रा जी ये बताइए, हमारे एक साथी प्रवक्ता थे, मैं उनको नमन करता हूं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि मैंने दी भी पहले भी और आज भी दे रहा हूं। आपके साथ भी हम लोग डिबेट में कई बार रहे। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी एक अच्छे इंसान थे, सरल स्वभाव के थे। ठीक है, हमारी वैचारिक भिन्नता उनसे थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? उनको भी बेड नहीं मिली थी, उनको भी ऑक्सीजन की कमी आई थी। मैं कहता हूं कि ऐसे हजारों लोग यूपी में दम तोड़ रहे हैं और सरकार अभी भी कह रही है कि नहीं हम तो सब चंगा सी। ये कौन सी राजनीति हो रही है? राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। वो भी मैं कहता हूं जो जोगी जी जिस तरह की परिधान में है और जिस तरह के बात में, कम से कम उनको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का तो लोग देश जानता है कि लगातार झूठ बोलते हैं, उनसे कोई किसी को कोई आशा नहीं रहती है। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ी आशाएं थी। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास अजय जी। ओपी मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। ओपी मिश्रा जी, अब देखिए मैं उसी सवाल पर आता हूं जहां से मैंने आपको कहा था कि मैं त्वरित गति से आपके पास आऊंगा। आपने कई दावे किए। अजय जी, अरे मिश्रा जी सवाल तो सुन लीजिए। मिश्रा जी बिना सवालों के कहां जा रहे हैं? सर सुनिए, एक मिनट सुनिए मिश्रा जी, पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद फिर कहिएगा। मिश्रा जी सीधा सवाल ये, आपके दावे एक तरफ, जमीनी हकीकत एक तरफ। दावा यह है सबको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, और अगर नहीं पहुंच पा रही तो नरसंहार है और क्यों ना आपराधिक कृत्य माना जाए अधिकारियों का। दूसरी बात, आपका दावा यह है कि जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनको सरकार की तरफ से दवाइयां पहुंच रही हैं। मैं साबित कर सकता हूं सर कि दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं लोगों तक। लोगों को या तो दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार पॉजिटिव है, उनको किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का मुंह ताकना पड़ रहा है कि वो आकर उनको दवाइयां दे। ये स्थिति है। आप दवाइयों के लिए फंड जारी कर दीजिए, लेकिन अगर अधिकारी दवाइयां नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर वोट अधिकारियों को नहीं दिया था जनता ने, वोट बीजेपी को दिया था, आपको दिया था सर। आसिफ भाई, मैं सबसे पहले तो एक स्पष्टीकरण देते हुए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे माननीय दिवंगत स्वर्गीय प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी की जो मौत हुई कि वहां उनको बेड नहीं मिला। इनको पता नहीं है, उनको बेड भी मिला, उनको प्लाज्मा भी मिला, लेकिन जो बाद में वो डायलिसिस पे आए उनकी मौत उस कारण से हुई है। तो कृपया इस तरह के झूठ टीवी पे बैठ के अफवाह फैलाने। तो अब जब आप अजय जी के प्रश्न का जवाब दे ही रहे हैं तो मैं इसी पर एक सवाल पूछता हूं कि अगर मनोज मिश्रा जी को बेड भी मिला, प्लाज्मा भी मिला, रेमडेसिविर भी मिला, बाकी चीजें भी मिली, तब भी उनको नहीं बचा सके, सर उस आम आदमी के बारे में सोचिए जिसको कुछ नहीं मिल रहा। अगर कोई सख्त रूप से बीमार है तो वो कई कारण हो सकते हैं, इस कारण में नहीं जानना चाहता उनकी मौत के इस कारण पे। वो दिवंगत आत्मा है, मैं उनकी पूरी श्रद्धांजलि देता हूं, उसको किसी विवाद में नहीं लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये आपदा फैली और जिस तरह से पूरा ये कोरोना काल रहा है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने खुद कोरोना संक्रमित होते हुए भी जिस तरह से कोरोना की मीटिंग करी और पूरी जनता के लिए पूरे जिले में जिस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, हाँ, और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी भी रोकी गई। जिस तरह से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, जीवन रक्षक दवाई उपलब्ध नहीं थे, केंद्र की मदद से इन सभी की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कराई गई। और ये पूरी कोशिश की जा रही है, सरकार की भी कोशिश है, स्वयंसेवक संस्थाओं की भी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है कि किसी को भी कहीं भी कोई कमी ना हो, कहीं कोई जरूरत हो तो वो खुद पहुंचे। हम लोगों ने खुद कई लोगों की इसमें मदद की है आगे आके। देखिए, ये एक आपदा काल है, इसमें सरकार भी अपना काम कर रही है, पूरी तरह काम कर रही है, हर तरह की मदद लोगों को पहुंचाने का काम कर रही है। वो चाहे जीवन रक्षक दवाएं हो, इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, किसी को बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, या और भी जो संसाधन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, हर तरह की मदद सरकार दे रही है और सरकार देने का प्रयास। देखिए मिश्रा जी, इसमें कोई बहस की बात नहीं। जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उन तक दवाइयां पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, वो बेहतर जानते हैं। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। नाहिद जी, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अजय जी, नाहिद जी और मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है। यूपी मांगे उत्तर में अभी भी कई सवालों। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और आज यूपी उत्तर मांग रहा है उस सवाल का जो सवाल सीधा सा है
कि लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। सरकार सख्त है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन नीचे आते आते यानी कि अधिकारियों के स्तर पर आते आते लापरवाही इतनी भारी पड़ जाती है कि जान लोगों की खतरे में पड़ जाती है। नतीजा इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक सख्त टिप्पणी करनी पड़ी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधा कहा कि सप्लाई में सुराग कहां है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधा पूछा है कि ये नरसंहार नहीं है तो क्या है, और साथ ही यह भी कहा है कि उन अधिकारियों पर क्यों ना आपराधिक कृत्य माना जाए, मामले होने चाहिए जिन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से ओपी मिश्रा साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद लारी खान जी और कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं अब तीनों मेहमानों का। अजय जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद नाहिद जी आपके पास आता हूं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, कोर्ट भी कहता है, दिखता भी है, जमीन पर स्थिति यही है। राजस्थान में किसकी सरकार है सर? वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद माना है ऑक्सीजन की कमी है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, ऑक्सीजन राज्य सरकार तो दे नहीं रही है, कर नहीं रही है। ऑक्सीजन तो केंद्र सरकार को देना है, और बंटवारे का भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है कि इस तरह से टिप्पणी की है दिल्ली को लेकर के और देश को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर बहुत प्रॉब्लम कर रही है। 26 तारीख से विदेशों से ऑक्सीजन और बाकी मेडिकल ऐड आए हुए हैं, सहायता आई हुई थी, एयरपोर्ट पर पड़े हुए थे। 2 तारीख को 7 दिन एसओपी बनाने में लग गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। केंद्र सरकार की देखिए कितना तीव्र गति से इस कोरोना के और इस संक्रमण के दौर में काम कर रही है कि उसको 7 दिन लगे, तब जाकर के 2 तारीख को वो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर आई। उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। जहां तक बात आपने राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब की है, एकदम आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आसिफ भाई, लेकिन ये राज्य सरकार क्या कोरोना के मामले में पूरी तरह से जो केंद्र का एसओपी है, केंद्र की जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं, क्या उसमें राज्य सरकार को इन लोगों ने लिया है? यदि लिया होता तो किसी राज्य में ऐसी बात ज्यादा नहीं आती। उत्तर प्रदेश का बात इसलिए अलग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का प्रशासन अहंकार में डूबा हुआ था और पूरी टीम लेकर के ये बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जिस तरह केंद्र में भाजपा की भारी टीम लगी हुई थी और इनको चिंता भी नहीं थी। एक्सपर्ट कमेटी ने मार्च में ही कह दिया था कि इस तरह की लहर आने वाली है। संसदीय समिति तो मार्च में अगर कमेटी ने ऐसा कह दिया था तो क्या इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़े? क्या आपने जनता की जान की खातिर अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया? आसिफ भाई, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यदि हम नहीं लड़ते तो यही कहने वाले थे कि भाई आप क्यों नहीं लड़े। लेकिन याद कीजिएगा, जब ये पंचायती चुनाव की शुरुआत हुई थी तभी प्रियंका गांधी जी ने और हमारे नेताओं ने एक लेटर ऑफिशियली चुनाव आयोग को भेजा था और मिलने का प्रयास किया कि इस चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, जिस तरह से अभी दौर देश में चल रहा है। लेकिन कई बार, एक बार नहीं है, कई बार हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ मजबूरियां रही जिसके कारण ये चुनाव इन लोगों ने कराए, लेकिन ये चुनाव नहीं हो सकता था यदि प्रयास सरकार करती थी। ठीक, अब देखिए क्या नहीं हो सकता था, क्या हुआ, उस पर तो कुछ निकलेगा नहीं। कंक्लूजन तभी निकलेगा जब वर्तमान हालात पर हम बात करेंगे। मैं अजय जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नाहिद जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और नाहिद जी, मेरा एक सवाल आपसे, ये ऑक्सीजन की कमी तभी होगी जब मरीज ज्यादा बढ़ने लगेंगे, ऑक्सीजन सीमित होगा, दरकार ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी। कोई कमी तो नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी इन पंचायत चुनावों में, लेकिन औरैया बाकी जगहों से आप कहेंगे, मैं जगह बता दूंगा, आपके प्रत्याशी जीते तो विजय जुलूस निकालने लगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोरोना के मरीज बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी, ऑक्सीजन तो उतनी ही है, तो या तो आप घर बैठिए, घर बैठकर खुशी मना लीजिए, या फिर आप सहयोग दीजिए संक्रमण फैलाने में और बाद में कोसिए सरकार को, सिस्टम को कि ऑक्सीजन नहीं है। देखिए आसिफ साहब, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि जरूर अयोध्या से श्री राम जी ने आदेश दे दिया, संकेत दे दिया, काशी से गंगा मैया जी ने संकेत दे दिया कि सबको जो है इस उत्तर प्रदेश को और देश को जो है माननीय अखिलेश जी ही पसंद है। लेकिन हम जरूर सब जगह जीते, माननीय अखिलेश जी ही पसंद है, लेकिन हम जरूर सब जगह जीते हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, चाहे हर जगह हम जीते हैं। पूरे सूबे में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी हम इस जीत की खुशी तो इतनी है क्योंकि जो जनता ने जो आदेश दिया है वो सर माथे, लेकिन हम इसमें इतनी ज्यादा खुशी जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि आज देश प्रदेश बहुत संकट की स्थिति से गुजर रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे अपील की है कि कोई भी जुलूस, कोई भी किसी तरह से जश्न ना मनाए। इस वक्त सबको एकजुट होकर इस आपदा से लड़ना है, सबको एक दूसरे की सेवा करना है, क्योंकि सरकार को कोई भी सेवा नहीं कर रही, सरकार पूर्ण रूप से लापरवाही कर रही है। अभी जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ बोल रहे थे, हालांकि मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि सब व्यवस्था है। चलिए, आप सपा की बात ना माने कि सपा शुरू दिन से कह रही कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, शमशान घाटों में व्यवस्था नहीं। आप क्या बता रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट गलत बता रही है कि व्यवस्था नहीं है? क्या जो आप खुद आसिफ साहब तमाम बातें आपने खुद ग्राउंड रियलिटी से अभी अवगत कराया, क्या आप गलत बोल रहे हैं? कोई गलत नहीं बोल रहा है, ना माननीय न्यायालय गलत बोल रहे हैं, ना कोई मीडिया, ना कोई विपक्षी दल, ना जनता। हम सबका आज की डेट में यही मंशा है, हमारी किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को पुट डाउन करने की कोई मंशा नहीं है। आज हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि देश प्रदेश वासियों को जानों को सुरक्षित रखना है, और माननीय न्यायालय की सरकार से कोई भी बैर नहीं है। माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायालय का सिर्फ ये मतलब है कि माननीय न्यायालय चाहती है कि देशवासियों की जानें सुरक्षित हो, और माननीय न्यायालय समझ रही है कि मोदी जी एडमिनिस्ट्रेशन में टोटली फेल हो चुके हैं। उनकी लापरवाही के चलते आज भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हम 2 करोड़ से ऊपर संक्रमित है भारत के लोग, 2 लाख से अधिक। नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा था कि अगर अखिलेश यादव ने अपील की है तो क्या उस अपील का असर आपके कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है? हर्ष फायरिंग हो रही है, कहीं ऊंट पर सवारियां निकाली जा रही हैं, कहीं घोड़े पर सवारियां निकाली जा रही हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या असर पड़ रहा है नीचे? देखिए, ये अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का आपने बताया कि आपके पास प्रूफ है कि सपा के लोग इस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जांच होकर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अनेकों जगह भी गोरखपुर का आ रहा था कि बीजेपी के नेताओं ने जो है तमाम आगजनी। नहीं, ये मैंने कहा ही नहीं नाहिद जी कि सारे जो विजय जुलूस निकल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो लाल झंडे के हैं। मैंने कहा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, जहां भाजपा के प्रत्याशी जीते, कोरोना वहां सब भूल जा रहे हैं। मैं लौटता हूं नाहिद जी आपके पास। ओपी मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मैंने राजस्थान का सवाल पूछा था अजय उपाध्याय जी से, तो उसका आधा भाग मैं आपसे पूछता हूं। वहां राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने भी माना है कि यहां राजस्थान को ऑक्सीजन सप्लाई कम है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दोनों केंद्र के अंडर में है। राज्य के बीजेपी के नेता भी केंद्र से गुहार कर रहे हैं कि राज्य को ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अगर ऑक्सीजन सप्लाई राज्यों को नहीं होगी, राज्य कहां तक अपने संसाधनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा पाएंगे? देखिए आसिफ जी, अजय जी ने जो कहा और जैसा आपने कहा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर राजस्थान में ऑक्सीजन और अगर दवाई की कमी है तो वो केंद्र की जिम्मेवारी है, और अगर उत्तर प्रदेश में कमी है तो वो कह रहे हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। नहीं तो फिर वो क्या ये केंद्र की जिम्मेदारी है? आप पूरी बात सुनिए जी। राज्य की भी जिम्मेवारी, केंद्र की भी जिम्मेवारी है। केंद्र की मदद से राज्य उन दवाई की, ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। वो लगातार प्रतिदिन इसके लिए मीटिंग करते हैं। डेली स्टॉक ऑफ सिचुएशन लिया जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है, और पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। आपदा का समय है, मुश्किल समय है, वक्त जरूर कठिन है, लेकिन हम उस कठिन परिस्थिति में भी लगातार इसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है यहां जो बता रही थी, ये लाल टोपी वाले जो गुंडे हैं, इससे उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है और उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। मैं मिश्रा जी, जो मैंने बात नाहिद जी से कही थी, मैं वही आपसे भी कह रहा हूं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं नहीं चाहता डिबेट डीरेल हो जाए। सर शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिए। ये भाजपा की वैक्सीन है। पहले ये जमातियों के थ्रू उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाते हैं, फिर जो वैक्सीन आपकी है उसको कहते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है। अब वैक्सीन मतलब आओ तो इन्होंने पूरे कोरोना काल में, चाहे वो पहले वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, उत्तर प्रदेश में अफवाह फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया। कोरोना फैलाने के कैरियर है ये समाजवादी पार्टी के गुंडे और ये लाल टोपी के गुंडे। आप मिश्रा जी मान नहीं रहे, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सर शब्दों का ख्याल रखिए। और दूसरा ये, जब आप ये कहते हैं कि जमाती कोरोना फैला रहे थे,
तो जब विपक्ष ने आपसे सवाल पूछा कि उत्तराखंड में मामले बढ़ने की क्या वजह है, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इन्होंने अपने लोगों को मना किया, राजनीतिक रूप से मना किया, कोरोना को जमातियों के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाया। और ये लोग क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था की, और इनके कानून व्यवस्था के ही से ही तो उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मिश्रा जी, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो क्या वजह है कि पंचायत चुनावों में आपकी सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद सपा आपको भरपूर टक्कर दे रही है? कहां राहत शिविर चला रहे हैं, कहां किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को मदद नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप मत सुनिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मिश्रा जी से मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। जब मिश्रा जी को आवाज आने लगे और जब उनका सवाल देने का मन हो, तब मैं आ जाऊंगा मिश्रा जी आपके पास। मैं नाइट जी आता हूं, उसके बाद आपके पास, पहले अजय जी के पास आता हूं, नाइट जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मैं आता हूं, नाइट जी आता हूं, नाहिद जी आता हूं मैं आपके पास। आप संभाल के रखिए अपना जवाब, आप संभाल के रखिए, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। अजय जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है, राज्य अपने यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवा रहे हैं, राज्य अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट खड़े कर रहे हैं, क्या ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य स्तर पर बढ़ाने की कोशिशें नहीं हो सकती थी? क्या अधिकारी ये सरकार को नहीं बता सकते थे कि इस जगह पर शॉर्टेज है, लैक है? भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक आज ही खबर आई है सर कि वहां एक जिम्मेदारी तय की गई एक संस्था को कि आप होम आइसोलेशन में मरीजों को ऑक्सीजन दीजिए, वहां एक नोटिस चस्पा कर दिया गया, गैस नहीं है। इतना भर लिखने से हो जाता है क्या? नहीं, सरकार जो है ना मूकदर्शक बनी हुई है। दुख की बात है कि जनता की सांसें रुक गई है, अस्पताल में लाइन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की जान जा रही है। और अभी भी आरोप प्रत्यारोप में देखिए, भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी भी डिफेंड करने में लगे हैं। अभी ये जो ना शुतुरमुर्ग होता है, जब आती है तूफान तो वो छुप जाता है, कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं और उनके साथी प्रवक्ताओं की मजबूरी हो जाती है। मैं कहता हूं कि यार समस्या आ गई है, समस्या है, हर सरकार में फेल्योर और प्लस और माइनस होता है। कम से कम समस्या को तो स्वीकारो कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। जब तक आप समस्या ही नहीं मान रहे हो कि किसी की जान नहीं जा रही है, कहीं लाइन नहीं लगा है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, झूठा एक आप पर्ची कहीं ना कहीं पोस्ट करा दे रहे हो या कहीं चिपका दे रहे हो, उससे थोड़े होगा। उत्तर प्रदेश में आप गोरखपुर से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक का हाल आप देख रहे हैं, किस तरह लोग त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरे देश में वैसे है। लेकिन इन जगहों की बात, चूंकि उत्तर प्रदेश की अभी चर्चा हो रही है, तो कम से कम सरकार को इसको रियलाइज तो करना पड़ेगा। भाई 3 जो एमएलए बेचारे चले गए, क्या वो टीका नहीं लगवाए थे? एक महामंत्री जब गया, मैं तो दूसरे की बात, आम जनता की तो बात में करूं, भाजपा के 3 एमएलए चले गए। उसी तरह से भदोई का एमएलए ने लिखा कि किस तरह वहां के महामंत्री को, जो भाजपा के हैं, ओपी मिश्रा जी के पार्टी के हैं, उनके साथ किस तरह से अन्याय हुआ, उनको उचित समय पर नहीं मिल पाया। तो ये सच्चाई है, इसको स्वीकारिए। महामारी है, हो सकता है किसी को मिले किसी को नहीं मिले, लेकिन इस समस्या को नहीं आप पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको समाधान करेंगे? ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास अजय जी। लेकिन अजय जी, ये कोई पंजाब लॉटरी का कोई जैकपॉट नहीं है कि किसी को मिले किसी को ना मिले। सांसों पर बराबर अधिकार है सबका, सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। कोर्ट बार बार इसी तरफ इशारा कर रहा है। नाहिद जी, अब आप बोलिए। आसिफ साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की कि केंद्र और राज्य सरकार राजनीति ना करे इस राष्ट्रीय आपदा के समय। लेकिन ये जो सरकार पे बैठे, नहीं मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए। मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी पहले सुनिए, आप मिश्रा जी आप पहले सुनिए। कर रहे हैं आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये आपदा का समय है, सभी के लिए आपदा का समय है। नहीं मिश्रा जी आप पहले सुन लीजिए, आप सवाल सुन लिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं आपके पास आता हूं मिश्रा जी। ऑडियो डाउन करें। नहीं, वो मैं तय करूंगा। आप नाहिद जी, आपको मैंने कहा आप अपनी बात रखें, क्या करना है मैं वो देख लूंगा, आप अपनी बात रखिए। जी शुक्रिया। देखिए, ये सभी लोग समझ रहे हैं, चाहे माननीय न्यायालय हो चाहे जनता हो, कि सरकार की अक्षमता के कारण, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इनकी अक्षमता के कारण आज लोगों की जानें चला जा रही है। तभी आज राज्य सरकार को बाध्य होकर कहना पड़ा कि ये नरसंहार है। एक घटना पर माननीय न्यायालय पैनी नजर रखा है। किस तरह मां की सांस उखड़ रही थी, आपने भी देखा होगा वो वीडियो की। मां की ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में सांस उखड़ रही थी, बेटी मुंह से सांस देने का प्रयास कर रही थी। कहीं पत्नी अपने हस्बैंड को मुंह से सांस देने का प्रयास कर रही है, तो कभी बाप अपने बेटे को मुंह से सांस देने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं बेटा अपने बाप को मुंह से सांस देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सांसें उखड़ जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है?
नाइट जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। एक एक सेकंड लोगों के ऊपर भारी है। और योगी जी जो है फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जहां देखो फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक, नाइट जी मैं आता हूं आपके पास। देखिए क्या आलम है लखनऊ के शमशान नाइट जी आता हूं मैं आपके पास। सरकारी आंकड़े CM नाइट जी अब आप सुन नहीं रही हैं, आप रुकिए। जब मिश्रा जी नहीं सुन रहे थे तब आपने कहा उनकी ऑडियो डाउन करिए, आप नहीं सुन रही हैं। रोज 200 मृत्यु हो रही है। मैं आ रहा हूं नाइट जी आपके पास। मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। और मिश्रा जी मेरा आपसे एक सवाल, यूपी सरकार ने अभी हाल ही में ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए आवेदन मंगाए हैं कि अगर लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं तो आवेदन लेकर आए। एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार ने अभी जो ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज है उसको कम किया है और उस ऑक्सीजन को लोगों तक मेडिकल यूज के लिए पहुंचाया जा रहा है। ये दोनों कदम अच्छे हैं, लेकिन देरी नहीं हुई सर, आपको नहीं लगता? दूसरा, ये इतना लंबा काल था पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में, हमने क्या तैयारियां की अपनी आबादी के हिसाब से? देखिए आसिफ, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आपातकाल है, लेकिन जिस तरह से नहीं, एक मिनट नाहिद जी, आपने अगर सवाल पूछे हैं और आप जवाब नहीं लेंगी तो डिबेट पूरी कैसे होगी? नाहिद जी एक मिनट, मिश्रा जी बोलिए। देखिए आपातकाल है और विपदा का समय है, बिल्कुल बहुत मुश्किल परिस्थिति है और हम उस मुश्किल परिस्थिति से गुजरे हैं, लेकिन राज्य सरकार और ये योगी जी और मोदी जी की ही दूरदर्शिता है जो पहले लॉकडाउन में लगा के कि जितनी कैजुअलिटी थी उसको कम किया गया और दूसरी वे में ये पूरी दुनिया में नहीं पता था कि ये कितनी तेजी से फैलेगा, कितनी तेजी से, लेकिन उसके फैलने के बावजूद भी जिस तरह से ये इसकी परिस्थिति सामने आई है और सरकार ने कदम उठाए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी 4 करोड़ वैक्सीन के डोज के लिए ग्लोबल टेंडर दिया गया। 60 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र के पास आवेदन किया गया। केंद्र ने भी लगातार 550 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। हर एक जिले में एक रिफिलर तय किया जा रहा है ताकि जो होम आइसोलेशन में है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन दिया जा सके। देखिए एक आपदा के समय में एक बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है सरकारों की, जो इस सरकार ने दिखाया है, तभी आज ये स्थिति इतनी कंट्रोल में है। मैं ये बात फिर दोबारा कहता हूं कि स्थिति इतनी कंट्रोल में है। अगर स्थिति कंट्रोल में है, घूमकर वही सवाल आता है, कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मिश्रा जी देखिए कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट ने टिप्पणी किया है। हमारे आगरा के हमारे जो मेरठ के लखनऊ के डीएम है उनको 48 घंटे का वक्त दिया है, आप इंतजार कीजिए, वो अपना जवाब देंगे क्या स्थिति है। मिश्रा जी मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं कि कोर्ट पूछ रहा है लखनऊ के और मेरठ के डीएम से, जबकि डीएम सीधा सरकार को रिपोर्ट करते हैं। क्या आपको नहीं पूछना चाहिए था इन हालातों को देखते हुए? पहले कोर्ट पूछ रहा है लखनऊ और मेरठ के डीएम को, वो कोर्ट को आवश्यकता पड़ रही पूछने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। सरकार का जो अगर आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता नहीं है तो फिर सरकार के लिए वोट क्यों मांगते हैं सर? मैं ये मानता हूं कि आप भाजपा और सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए जो आंकड़े हैं, जो डीएम को आंसर देना, नहीं दे सकता, तो डीएम को आंसर देना है, कोर्ट को बताना है, वो 28 घंटे के अंदर वो वहां बताया जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में मीडिया के रिपोर्ट को बेस बना के कोर्ट ने ऐसी बातें की है, उन्होंने पूछा है और कोर्ट का अधिकार है, वो किसी से पूछ सकती है, कभी भी पूछ सकती है। और ये एक प्रक्रिया है और डीएम इसका आंसर 48 घंटे के अंदर कोर्ट में देंगे और मुझे पूरा विश्वास है जो वास्तविक स्थिति है वो कोर्ट के सामने आएगा और कोर्ट उसको देखेगा फिर से। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी आता हूं आपके पास। अजय जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, मैं नाइट जी आता हूं आपके पास। नाइट जी आता हूं, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। अभी मैं आपके पास आया था, मैं आपके पास आता हूं। अजय जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां जहां बीजेपी और बाकी राज्यों की बाकी सियासी दलों की सरकारें हैं, आज राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, उसका निर्माण बढ़ाने के लिए जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। सब कुछ केंद्र पर अगर थोप देंगे तो काम कैसे चलेगा? आपके पास मात्र एक राज्य हो सकता है, केंद्र को पूरा देश देखना है। एकदम अच्छी बात कही है और इस मामले में मैं कांग्रेस के राज्य की बात नहीं, भाजपा के राज्य की भी बात बार बार कर रहा हूं कि ये राज्य सरकार की अपनी एक लिमिटेशन है।
उनकी संसाधन भी लिमिट है। आपने भी ये बात कही और सच्चाई है। केंद्र सरकार कोविड के मुद्दे को पूरी तरह से केंद्र सरकार अपने पाले में रखी हुई है। केंद्र सरकार एक छोटा सा भी कोई अनुमति सहमति लेनी होती है तो केंद्र सरकार जब तक एनओसी नहीं देती है कुछ नहीं कर सकता राज्य सरकार इस मुद्दे पर। ये राष्ट्रीय आपदा में कहीं ना कहीं हेल्थ इमरजेंसी को लेकर के कोविड को उसी रूल में लाया गया है, इसलिए कोविड के मुद्दे पे राज्य सरकार पर कोई भी फिलहाल दोषारोपण करता है तो गलत है। हाँ, राज्य सरकार की व्यवस्था का काम है, जैसे बेड नहीं मिल रहा है, यदि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रहते हुए बद इंतजामी के कारण लोगों की जान जा रही है या दवाओं का कालाबाजारी हो रहा है तो राज्य सरकार का ही ड्यूटी है कि वो अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको करे। अभी बात ओपी मिश्रा जी ने कही कि राज्य डीएम को किया है निर्देश कोर्ट ने। अरे भैया, डीएम को लोगों ने वोट दिया था क्या उत्तर प्रदेश में? डीएम होता कौन है, क्या उसकी क्षमता है? वो मुख्यमंत्री से गाइड होता है, तो मुख्यमंत्री का काम है। तो ये सब झूठी बातें नहीं अजय जी, मैंने वही सवाल पूछा था कि कोर्ट को आवश्यकता पड़ी है, कोर्ट बीच में इंटरवीन कर रहा है, जबकि पहले ये सरकारों को देखना चाहिए और पहले ये कमिश्नर्स को देखना चाहिए जो डीएम से ऊपर हैं कि क्या इलाके में सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है, डीएम ठीक काम कर रहे हैं या व्यवस्थाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को तय करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि सरकारों ने उनको यह आदेश दिया हुआ है। मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा नाहिद जी आपको, अब आप बोलिए। मेरी अपील है आपके माध्यम से मोदी जी और योगी जी से कि कृपया करके अब चुनाव का खेला खत्म हो गया है, लोगों की जानें बचाने की कार्रवाई करें, लोगों की जानें बचाने। मिश्रा जी, आपने सुना नहीं क्या मैंने कहा? आखिरी 30 सेकंड है, बोलने दीजिए 1 मिनट मिश्रा जी। कि लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बोले अपने। मिश्रा जी, आपने सुना नहीं शायद। मोदी जी ने खुद स्वीकारा कि पिछले 4-6 दिन पहले मोदी जी ने ठीक है, इस डिबेट में से जितनी कंप्लीट चीजें निकल सकती थी, जितनी चीजें निकल सकती थी वो निकल चुकी है। बेवजह की बहस से कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, नाहिद जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये देखिए, ये आज हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जमीनी हकीकत बनाम दावे, उन दोनों में कितना बड़ा फासला है, कितना बड़ा अंतर है। हमने खुलासा किया उन चीजों का भी जो इस वक्त ग्राउंड से सामने आ रही हैं। सवाल सीधा यह है, सरकार सख्त है, सरकार की नीतियां सख्त हैं, लेकिन अगर नीचे या बीच में अधिकारी अगर उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जनता तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं जिसकी जनता हकदार है और सरकार देने को तैयार है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह लाट साहबी है जो ऑक्सीजन ना पहुंचाकर नरसंहार कर रही है? कोर्ट ने भी यह सवाल पूछा है। खैर, 2 जिलों के डीएम को 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि आप इस पर जवाब दीजिए। विपक्ष के अपने आरोप हैं, सरकार के अपने दावे, और उसके बीच में से कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने निकालने की कोशिश की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।